के सबसे पिछड़े पायदान और कतार में लोग हैं उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, लेकिन मंडल पूर्व और मंडल के बाद की राजनीति मानते हैं। से पहचान बढ़ी वो पिछड़े वर्ग की जातियों की बढ़ी, और उसमें भी जो आप जिनको मान सकते हैं जो सबल जातियां अधिक थी उनकी पहचान अधिक बढ़ी। उनका प्रतिनिधित्व आप चाह रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि समाज बदल गया, समाज बदल रहा है। छोटी छोटी संख्या वाली जाति है तो वो केवल सपोर्टर रह गई है। यानी जो कमजोर जातियां है वे हमेशा राजनीति से दूर हाशिए पर ही रखी जाएंगी। हाँ, 10% से भी कम होगा, और मंत्रिमंडल में वो 25% उनकी भागीदारी है। एक अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बिहार में आएगा, यह तो जाति से कोई ऐसा लाभ और हानि नहीं, पैसा नहीं देंगे तो हम अपने बाप के घर से जाके उनको देंगे। लालू यादव के बाद नीतीश कुमार है और इन्होंने ईबीसी को साधा, महादलित को साधा। अरे भूरा बाल को आप कह रहे थे साफ करेंगे, आप जितना जीते नहीं उतना तो हमारा विधायक जीत गए। हमारा समाज चूंकि जाति आधारित संरचना है तो हमारी राजनीति भी स्वाभाविक रूप से जाति आधारित संरचना होगी। नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। आज हम बात करेंगे बिहार मंत्रिमंडल में जाति साधना की। पूरे चुनाव जाति 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 की चर्चा रही। विकास अपनी जगह है, लेकिन एक बड़ा फैक्टर ये है, उत्तर भारत में या दक्षिण भारत में भी कह लीजिए, जाति के नाम भले बदल जाए, जाति चुनाव में बहुत बड़ा फैक्टर होता है और मंत्रिमंडल गठन में भी इसकी अपनी भूमिका होती है। जातियां तय करती है कि कौन मंत्री बनेगा। परिवारवाद अलग है, उस पर फिर कभी वीडियो लेकर हम आएंगे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जाति साधने की जो कवायद की गई बिहार मंत्रिमंडल के गठन में, उसका लाभ हानि बिहार को क्या होना है। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी के नारेबाजी खूब होती है। तो क्या इस पर यह मंत्रिमंडल का जातीय स्वरूप खरा उतरता है? शायद कतई नहीं। दूसरी बात कि जो कमजोर जातियां हैं, दशमलव वाली जातियां हैं, उसकी भी बात खुलकर अब होनी चाहिए। और क्या उनको प्रतिनिधित्व का मौका मिल रहा है? विभिन्न आयामों पर हम चर्चा करेंगे बिहार मंत्रिमंडल की जाति साधना में। और आज हमारे साथ है दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं डॉक्टर सूरज यादव मंडल जी, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस के। सर आपका बहुत बहुत नमस्कार। मनीष चांद है, राजनीतिक विश्लेषक हैं दिल्ली से, ठीक, और बिहार के ही दोनों लोग हैं और बिहार की राजनीति पर बड़ी पैनी नजर रहती है। तो सबसे पहले सूरज मंडल सर से बात करते हैं। सूरज मंडल सर, इसे कैसे देखा जाए जो जाति की साधने की कवायद हुई? इसमें तो दशमलव वाली जातियां कहीं दिखती नहीं है, और दर्शकों से मैं बताऊं कि नीचे स्क्रॉल में सभी 26 मंत्रियों के नाम और उनकी जाति भी दिख रही है। उपेंद्र जी, आपने सही सवाल उठाया है, लेकिन इसका जवाब देने से पहले मैं कुछ इसकी जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में आपको और दर्शकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, चुनाव हुए बिहार में और इस चुनाव में जो कवायद थी वो अनेक स्तरों पर थी। मैं चूंकि एक पार्टी को भी प्रतिनिधित्व करता हूं, लेकिन फिलहाल मैं अपनी ओर से यहाँ एक बात कहना चाहता हूं कि जो हमारी चिंताएं थी वो यह थी कि लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वो बहुत अधिक प्रभावशाली नहीं दिख रही थी। कई दिक्कतें थी और उन दिक्कतों को सामने लाने में हम लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जनता को भी उससे रूबरू किया, एक वोट अधिकार यात्रा भी चली और उसके बाद ये चुनाव के परिणाम आते हैं। इस चुनाव परिणाम के में देखिए दो चीजें ध्यान देने वाली बात है। आपने कही ना कि दशमलव की जातियां, हम तो मानते हैं कि जो समाज के सबसे पिछड़े पायदान और कतार में लोग हैं उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है? हुआ ये है कि 1990 में एक प्रभावशाली ढंग से देश की और बिहार की राजनीति में परिवर्तन हुआ था, जिसको आमतौर से लोग मंडल पूर्व और मंडल के बाद की राजनीति मानते हैं। तो मंडल पूर्व राजनीति में जो स्थिति थी बिहार की, उसमें अधिकतर सवर्ण जाति के लोग अधिक तादाद, अधिक संख्या में थे, विधायक थे और मंत्रिमंडल में भी थे, मुख्यमंत्री भी लगभग उन्हीं जातियों के लोग हो रहे थे। लेकिन 90 के बाद एक परिवर्तन आया और 90 में पहली बार जो विधायक चुने गए उसमें जो पिछड़े वर्ग की जातियां थी उनका प्रतिनिधित्व बहुत बड़ी संख्या में बढ़ा और जो सवर्ण जातियां थी उनकी कम हुई। अब इसके पीछे यह भी ध्यान देने वाली बात है कि जो दलित यानी कि SC ST कम्युनिटी की जो
रिप्रेजेंटेशन है उसमें कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि उसकी एक आरक्षित वर्ग होता है, उसमें आरक्षण होता है। तो जो उनकी संख्या है उसको घटाई बढ़ाई नहीं जा सकती है। जो उस वर्ग में आते हैं उन्हीं को चयनित होना होता है, वही उन्हीं के बीच में चुनाव होती है। तो इस वजह से जो इस पे जो एक तरह से राजनीतिक रूप से पहचान बढ़ी वो पिछड़े वर्ग की जातियों की बढ़ी, और उसमें भी जो आप जिनको मान सकते हैं जो सबल जातियां अधिक थी उनकी पहचान अधिक बढ़ी। लेकिन उसके बाद अभी जो तुरंत जो परिणाम आए हैं इसमें इस चीज को लगभग एक तरह से प्री मंडल यानी मंडल पूर्व स्थिति पे आ चुकी है। लगभग 81 जो विधायक हैं जो प्रतिशत के हिसाब से काफी अधिक है, 50 से के लगभग या उससे अधिक नहीं, 50 से अधिक है, वो सवर्ण जातियों के विधायक। यानी मंत्रिमंडल अगर गठित होगी तो निश्चित तौर से उन समुदायों से भी आपको प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा चूंकि विधायक अधिक हैं। और अभी जो एक मंत्री बने हैं जो उपेंद्र कुशवाहा जी के पुत्र हैं, जो सामान्य रूप से किसी सदन के सदस्य नहीं, उनको छोड़ के लगभग सभी लोग जीते हुए विधायक हैं। तो इसमें जो जाति समीकरण आप कह रहे हैं वो एक तरह से एक राजनीतिक सोच के तहत है, न कि इस आधार पर कि किस जाति के कितने विधायक। और जो दशमलव में जातियां हैं वो निश्चित रूप से कम। तो ऐसे, और ये जो एक और जो बात बार बार आती है कि जिसको आपने कहा कि हम कभी बाद में इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे, परिवारवाद, वो भी लगभग दिख रही है। लगभग 30% लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी परिवार से जुड़े हैं, इसलिए वो मंत्री। जी सर। मनीष जी, आपने एक पोस्ट किया और उसमें जातियां जिस पेशे से जुड़ी हैं उसका सिंबॉलिक कुछ न कुछ प्रतीक दे करके बनाया, और ये भी फोटो आप ही का पोस्ट किया हुआ है। आप कहना क्या चाह रहे हैं? जातिवाद के नाम पर आग लगाना क्यों आप लोग चाह रहे हैं, या किसी को भड़काना चाहते हैं आप लोग? नहीं नहीं नहीं, प्रतीक तो है ना। जाति, आप जाति में अगर आप जिंदा रह रहे हैं, जाति तो आपने छोड़ी नहीं, और जाति के रूप में प्रतिनिधित्व मांग रहे हैं, तो समाज में जो स्वरूप है जाति का। अब देखिए, मछली मारते हैं जा करके राहुल गांधी, तो वो भी तो प्रतीक ही है। मल्लाह का वोट लेने के लिए मछली मारते हैं, तो एक प्रतीक तो है सबके लिए। तो वो चीज जो एग्जिस्टिंग चीज है उसको आप महसूस कीजिए, समझिए, उसके बाद में परिवर्तन कीजिएगा। पहले तो एक्सेप्ट कीजिए कि ये समाज में है, ये समाज में है, ये चीजें हैं, उनका प्रतिनिधित्व आप चाह रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि समाज बदल गया, समाज बदल रहा है। तो जो कहता है कि भाई मैं ये जाति का हूं, अब आप देखिए अभी क्या होता है। ये तो चुनाव परिणाम अपेक्षित था, ऐसा नहीं था कि इसमें कुछ बदलाव आया। हर लोग जो जमीन से जुड़ा है, मंत्रिमंडल के जाति स्वरूप पर ही हम लोग चर्चा करते हैं। जाति स्वरूप, उसी पे बात कर रहे हैं। उसी पे आपने एक क्वेश्चन पहले किया था आपने कि जो छोटी दशमलव में जातियां हैं उनका प्रतिनिधित्व क्यों नहीं है। तो चुनाव और राजनीति इतनी महंगी हो गई है कि अब इसमें जो आम खर्च करता है उसकी एक्टिविस्ट में कम हो गई है। आप कोई भी कितना भी अनुमान लगा लें, आप जातियां ही एक्टिविस्ट है, जातियां ही खर्च करता है। जब जातियां खर्च करता होती है ना, तो पार्टी को कुछ करना नहीं पड़ता है, जातियां ही एक्टिविस्ट बनती है। तो जो जातियां एक्टिव है राजनीति में, उन्हीं को प्रतिनिधित्व मिला है। जो राजनीति में संलिप्त है, जो राजनीति कर रही है, उनको प्रतिनिधित्व मिला है। और जो सुसुप्त अवस्था में चली गई है, वो सक्षम नहीं है राजनीति करने के लिए, छोटी छोटी संख्या वाली जाती है, तो वो केवल सपोर्टर रह गई है। उसको बेनिफिट मिल रहा है सरकार का, लेकिन वो राजनीति में एक्टिविज्म, राजनीति में एक और प्रवृत्ति आई है कि छोटे छोटे दल पूरी तरह से है परिवारवादी है। तो वहां पे तो पूंजी और क्षमता देखी जाती है कि आप चुनाव लड़ोगे, नहीं तो एक्टिविस्ट को कौन देता है, कहीं पे स्कोप नहीं है। तो छोटी छोटी जातियों में, छोटे छोटे संख्या में वो लोग कैसे राजनीति करेंगे? तो इसलिए नहीं आ रहे हैं आगे, और उनको भागीदारी भी नहीं मिल रही है। तो एक एक्टिव है जातियां और एक इनएक्टिव है जातियां हैं। तो जो एक्टिव जातियां हैं, जिनका नाम पेपर में आ गया, जो इंसर्ट करी अपने आप को, उनको तो प्रतिनिधित्व मिला। लेकिन जो एकदम से वोट कर रही है और इनएक्टिव है, सपोर्टर है, उसको नहीं मिल पाया। बरजेश भाई, इसे कैसे देख रहे हैं? इस चीज को जाति
साधने की जो कोशिश हुई मंत्रिमंडल में, और मनीष जी ने कहा कि जो एक्टिव जातियां हैं उन्हीं को प्रतिनिधित्व मिलेगा, यानी जो कमजोर जातियां हैं वे हमेशा राजनीति से दूर हाशिए पर ही रखी जाएंगी। दशमलव वाली जातियों को तो कोई प्रतिनिधित्व मिल नहीं रहा है। तो इस मतलब कि मूल बात यह है कि जो मंत्रिमंडल में जातियों का आपका दिख रहा है कि फलाने जाति इतना पद, तो एक तरह से ये समावेशी मंत्रिमंडल का चित्र प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। लेकिन यह भी दिख रहा है कि अगड़ी जातियां 8, टोटल संख्या कितनी है उनकी 8 है, और इनकी मतलब कि मंत्रिमंडल में लगभग ये 25 से 30% तक उसमें हिस्सेदारी कर रहे हैं, जबकि इनकी अगर जनसंख्या देखिएगा तो हमको लग रहा है 10% से भी कम होगा, अतिरंजित करके बताया जाता है। हाँ, 10% से भी कम होगा, और मंत्रिमंडल में वो 25% उनकी भागीदारी है। उसी तरह से जो मंडल जी ने कहा कि एक्चुअली 90 से जो एक चल रहा था प्रोसेस कि पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व विधायिका में बढ़ रहा था और अगड़ी जातियों का कम हो रहा था, तो इस बार वो प्रोसेस पलट गया है। और वो जो प्रोसेस पलटा है तो उसकी प्रतिछाया आपको मंत्रिमंडल में भी दिख रही है। और आप ये ध्यान रखिए कि जहां जहां भाजपा मजबूत होती है वहां मंडलवादी जो प्रोसेस है, जो जातियों का प्रतिनिधित्व बढ़ना है, वो उलट जाता है। यही बात उत्तर प्रदेश में हुई, और अंतिम परिणति क्या हुई उत्तर प्रदेश में कि एक अगड़ा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को मिला हुआ है। अगर बिहार में इसी तरह से बीजेपी मजबूत होती गई, तो अगर नीतीश कुमार ऐसा एक ब्रेकर बीच में नहीं रहा, तो आप निश्चित रूप से समझिए कि बिहार भी 30-35 साल बाद अगले मुख्यमंत्री की तरफ बढ़ रहा है, अगले मुख्यमंत्री की तरफ बढ़ रहा है। सूरज मंडल जी, लग रहा है क्या ऐसा? लेकिन आम धारणा तो यही है लोगों की कि पहले राजपूत किनारे हटे, फिर भूमिहार हटे, और अब कहा जा रहा है कि यादव भी नहीं बनेंगे। बरजेश भाई तो ये कह रहे हैं कि अब पिछड़ा भी साफ, अगले ही मुख्यमंत्री बनेंगे। सर बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन इनकी बात से मैं एक जगह असहमत हूँ कि ये कह रहे हैं कि अगले इतने वर्षों में, इसी वर्ष जब तक नीतीश कुमार है, जैसे नीतीश कुमार हटेंगे एक अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बिहार में आएगा। ये आप मान के चल रहे हैं, और आप अपने इस रिकॉर्डिंग को रखिएगा तो हम लोग सुन लेंगे बाद में भी जो बातें मैंने आपको कही। मैं एक भविष्यवक्ता के तौर पर नहीं, एक राजनीतिक सोच रखने वाले व्यक्ति के तौर पर ये बात कह रहा हूं, क्योंकि इरादा तो इसी बात था, लेकिन नीतीश कुमार जी के अपने कुछ ऐसे प्रभाव हैं जनता के बीच में, और जो एक नैरेटिव ये था कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये पूरी जीत हासिल हुई है, चाहे जिस तरह से भी हासिल हुई हो। तो इस वजह से नीतीश कुमार जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था, और उनके इच्छा के अनुरूप सरकार बनी है और वो खुद मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन आज आप देख रहे होंगे जब वो शपथ ले रहे थे तो कई बार एक तरह से ब्रेक हो रहा था उनके स्पीच में। वो जो बात कह रहे थे उसमें ऐसा लग रहा था कि जैसे कि एक लय नहीं है, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, और वो दिक्कत का फायदा निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। इसलिए सर जो कही बात है उस बात में मैं अपनी इस चीज को जोड़ रहा हूँ, और हम लोग देखेंगे समय के साथ जो भी आगे परिस्थिति। पूरी जो जाति साधने की कवायद मंत्रिमंडल में होती है, इसका फलाफल बिहार को क्या मिलता है, क्या लाभ हानि है इसका? देखिए, फौरी तौर पर अगर देखा जाए तो जाति से कोई ऐसा लाभ और हानि नहीं। हमेशा लोग के व्यक्तित्व और उनके जो अपने इरादे होते हैं, किस तरह का उनका जो आचरण है वो फर्क लाता है। लेकिन चूंकि एक सामाजिक ये पहचान बन चुकी है और बिहार इसके लिए चाहे नाम में है या बदनाम में है, तो इसलिए ये बात तो लोग रखते हैं। कई लोगों को लगता है कि मेरे जाति के वो बन गए तो बहुत अच्छी बात है। क्या ये बात सही है कि नहीं, आम जनता से पूछिए। जो जाता है थाने में तो उसको एफआईआर दर्ज कराने में, चाहे उसके जाति के मुख्यमंत्री हो नहीं हो, अगर भ्रष्टाचार है तो पैसा उसको भी देना पड़ता है। अगर जमीन का दाखिल खारिज कराने जाते हैं सीओ के यहाँ, तो चाहे उनके जाति के मंत्री हो या नहीं हो, चूंकि पैसा मंत्री के पास भी जाता है। तो अगर वो उसके मंत्री जो है, एक छोटा सा मैं वाकया आपको बता देता हूँ। हमारे एक मित्र हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते थे, उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, और वो हमारे यहाँ कोसी नदी का जो ये है
कैनाल, उसमें ठेका मिलता था। और एक व्यक्ति जो अपने आप जो उनके भतीजे थे, वो पहुंचे इंजीनियर के पास कि ठेका में जो इंजीनियर को पैसा देना पड़ता था, वो बोले कि हम तुम मेरा फाइल कैसे रोक लिए हो, पैसा हम देंगे नहीं, तुमको पता है हम कौन है। और ये कह के उन्होंने रिवॉल्वर निकाल के और वो जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर थे उनके टेबल पे रखा। तो इंजीनियर साहब ने कहा उसको रखिए अंदर, मेरे भी ड्रॉअर में दो दो है, और जो आपसे मैं पैसा मांग रहा हूँ, आप ही के चचा जी को हम ये पैसा देकर इस पद पे आए हैं, तो अगर आप पैसा नहीं देंगे तो हम अपने बाप के घर से जाके उनको देंगे, इसलिए आप अपना पैसा दीजिए और अपना जो ठेका का जो बिल्स वगैरह है उसको भंजाइए और जाइए। तो ये परिस्थिति है, तो हर देखिए। जगह होती है ना, ये इस तरह की चीजें तो हम लोग रोज देखते हैं, लेकिन अगर जाति का मंत्री है, जाति का विधायक है, तो फर्क तो पड़ता है। नहीं, फर्क क्या पड़ेगा, बहुत मुश्किल में अगर आप हैं, उनके यहाँ आप पहुंच सकते हैं तो हो सकता है थोड़ी रियायत मिल जाए आपको, लेकिन अगर भ्रष्टाचार है तो है। मैं अपने ही परिवार के जो में उनका जो मनोभाव है जातियों का, उनमें थोड़ा बोल्डनेस तो आ ही जाता है अगर जाति का मंत्री हो तो। लालू जी सबके रिश्तेदार तो है नहीं, जगजीवन राम सबके रिश्तेदार तो थे नहीं, या नहीं सर, उपेंद्र सर, ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक सामाजिक पहचान और एक तरह से जो उनका जो एक कहना चाहिए कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ ही जाता है। लेकिन ये आप देखिए ना कि कौन ऐसे लोगों का आश्रय देता है। आपने, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आश्रय तो सभी देते हैं, चाहे वो बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, पिछड़ी, अति पिछड़ी, थोड़ा सा दबते भले हैं, लेकिन सवर्ण खासकर उनको तो कोई ऐसी नहीं है। अगर जाति का मंत्री बनता है तो सभी लोग अब तो ट्वीट फेसबुक पर डालने लगते हैं फोटो। क्या जी मैं सर एक लाइन में मनीष जी से पहले कहना चाहता हूँ, अगर इजाजत दे सर। हाँ, कहा जाए मंडल जी। हाँ नहीं, वो अभी बहुत एक दिलचस्प चीज मैंने कहा था अभी चुनाव के दरमियान। ललन सिंह जी ने कहा कि सभी को अनंत बनना चाहिए अपने क्षेत्र, वहां पर जो चुनाव की परिस्थिति आई थी। तो मैं उनको बता रहा था कि जिस समाज की वो बात कर रहे हैं, उस समाज का बिहार के उत्थान में योगदान रहा है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। चाहे स्वामी सहजानंद हो या बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह हो या दिनकर का नाम आता है। और मैं जिस विश्वविद्यालय में पढ़ा हूं, अब जहां पढ़ा रहा हूं, वहां प्रोफेसर आर एस शर्मा थे, प्रोफेसर आर एन शुक्ला थे। तो आप किनको कह रहे हैं, जिस व्यक्ति का बेटा इंग्लैंड में पढ़ रहा है और दूसरे समाज के उसी तबके के गरीब लोगों को AK-47 लेके अनंत बनने की सलाह दे रहे हैं, तो ये देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। इस बात को हमें बिहार के सभी लोगों को समझना पड़ेगा। ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा कि जाति को साधना भी जरूरी है, लेकिन जाति को समझना भी जरूरी है, और उसकी जो स्थिति है वो जो बड़े तबके में, छोटे तबके में, उसको भी समझना जरूरी है। जी सर। मनीष जी, जब कोई अपनी जाति वाला ऊंचे पद पर जाता है तो एक सोशल मीडिया पर आप देखते हैं कि बाढ़ सी आ जाती है, सब लोग उनको शाबाशी देते हैं, दूसरी जात वाले को शाबाशी नहीं देते हैं, चाहे वो जितना बड़ा काबिल हो। तो कहीं ना कहीं जाति का व्यक्ति अगर मंत्री बनता है तो थोड़ा सा आत्मबल बढ़ता है, स्वाभिमान बढ़ता है, उसका कभी कभी ऐंठन के रूप में भी प्रदर्शन दिख जाता है। ये तो होता ही है ना, थाना, पुलिस, ब्लॉक, सब जगह काम तो आसानी से होता होगा। इसका मैं बता देता हूँ कि अभी देखिए क्या हुआ है। नीतीश कुमार पोस्ट, लालू यादव के बाद नीतीश कुमार है, और इन्होंने EBC को साधा, महादलित को साधा। ठीक, तो साधा तो उसमें एक मतलब उसमें एक बुस्टअप आया, वो लोग भी अपनी पहचान बनाने लगे। और नीतीश से तो 2020 में खास करके स्वर्ण जातियां नाराज थी कि ये बहुत आरक्षण दे रहे हैं, हर चीज में आरक्षण दे रहे हैं, तो स्वर्ण जाति नाराज है। उसका ठिकरा किस पे पड़ती है? लालू यादव का कोई रोल नहीं है। स्वर्णों को आप अभी जाइएगा तो इंदु भूषण का भी वीडियो वायरल हो रहा है, इंदु भूषण। तो उन्होंने कहा भाई अहिर जाति का हमसे लड़ाई नहीं था, वो तो मिडिल कास्ट थी, हमसे जिससे लड़ाई था वो चुपचाप देख रहे थे और उसका बेनिफिट उठा रहे थे। तो हमको राजा से तो दिक्कत नहीं था, दिक्कत हुआ नीतीश कुमार से कि इन्होंने आरक्षण देना शुरू किया। लब्बल हुआ यही था। और इंदु भूषण का एक बयान ये भी वायरल है
हाँ राजद के काल में भूमिहारों को मारा जाता था और जदयू के कार्यकाल में नीतीश कुमार भूमिहार को मार रहे हैं चुन चुन कर। हाँ, तो उन्होंने कहा कि ये तो न्यूट्रल अब जाति वही थी, हत्या हो किसान सकती जो है, अभी खेती हत्या करते हो। थे, संघर्ष बढ़ने के बाद इनके पास खेती का काम आया, वो साफ बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब है पोस्ट लालू यादव जितना हलचल नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति में सेटअप किया, जो उन्होंने एक नया बिहार बनाया, उसकी प्रतिक्रिया भी स्वर्णों में हुई थी। 2020 में इसको देखने को मिला कि जदयू को हराने के लिए वो लोजपा के पीछे चले गए। ठीक, तो एक प्रतिक्रिया हुआ, लेकिन उनके मन में एक गांठ बैठा है। अभी आप देखिएगा ना, सोशल मीडिया पर वायरल है, अरे भूरा बाल को आप कह रहे थे साफ करेंगे, आप जितना जीते नहीं उतना तो हमारा विधायक जीत गए। ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है कि आप जब 100% थे, अभी विधायकों की संख्या भी ले ले तो वो 30 और 33% है। 70% तो ओबीसी, एसटी और एससी आ गया। और मंत्रिमंडल में वही हाल है, मंत्रिमंडल में वही हाल है। तो आप देखिए स्ट्रक्चर तो बदला है, लेकिन भाव बदल गया है। और अपना कुंठा जो है लालू जी पर निकाल रहे हैं, क्योंकि उनको 25 सीट आया है, तो उनका कुंठा भी निकलना चाहिए कि भाई हम जीत गए। लेकिन सब जाति कंप्रोमाइज कर रही है। अब बिहार का स्ट्रक्चर ऐसा बना है विधानसभा का कि सब जाति जो कंप्रोमाइज कर रही है जातियां, वही राजनीति में टिक रही है, जो कंप्रोमाइज नहीं कर रही है वो एलिनिएट हो जा रही है। बरजय भाई, अंतिम टिप्पणी आपकी लेंगे। सूरज मंडल जी कुछ कहना चाह रहे थे, आपने उंगली उठाया था। नहीं, वो सर ने जो अभी कहा वो प्रतिशत आपने सही नहीं कहा। ये 50 से ऊपर प्रतिशत सवर्ण जातियों के अभी विधानसभा में, जो आप अगर नंबर भी देख लें तो ब्राह्मणों की संख्या 14 है, 32 लगभग राजपूत जाति की है, भूमिहारों की 23 है, और 28 है, और कायस्थ 2 है। तो जी 2 कायस्थ है। 80 अगर तो ये पूरी संख्या जो है सो 55% या 60 लगभग 60% आती है। नहीं सर, 243 सीट में देखिएगा ना सर, अगर 80 सीट भी मोटा मोटी मानते हैं तो 30% ही हुआ। 82 है सर। 30 कैसे हुआ सर? नहीं 30 नहीं हुआ सर, वो 47 सर, मैं तो मिला रहा हूँ ना, 243 सीट हमारे यहाँ है ना। हाँ हाँ ठीक तो है, 8 3 के 24। हाँ ठीक है। हाँ बरजय भाई, आपकी टिप्पणी। हाँ, जैसे विमर्श को आप समेकित टिप्पणी करिए ताकि विराम दिया जाए। देखिए, मूल बात यह है कि लोकतंत्र को आप सुशासन के अर्थ में मत लीजिए। लोकतंत्र का अर्थ स्वशासन होता है। स्वशासन का मतलब यह है कि जो लोकतंत्र का स्वरूप बन रहा है उसमें समाज को रिप्रेजेंट होना चाहिए। समाज में जो संरचना है, तो हमारा समाज चूंकि जाति आधारित संरचना है, तो हमारी राजनीति भी स्वाभाविक रूप से जाति आधारित संरचना होगी, तो विधायिका भी स्वाभाविक रूप से जाति आधारित ही होगी। और जो ये आपका कार्यपालिका बन रहा है, यह भी बहुत हद तक जाति आधारित ही होगी, इस पे कोई विवाद नहीं है। लेकिन अब जो जातियों में खींचतान चलती है और अगड़ी जातियों का जो प्रभुत्व बना हुआ था, उसमें पिछले 3 दशकों से लगातार क्षय हो रहा था, 3.5 दशकों से। लेकिन अब जो बीजेपी के मजबूत होने से अगड़ी जातियों की वापसी हो रही है। और दूसरी बात, ये आप अगड़ी जाति के हैं या पिछड़ी जाति के हैं, आपका माइंडसेट क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर आप मंडलवादी माइंडसेट के नहीं हैं, अंबेडकरवादी माइंडसेट के नहीं हैं, और आप भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं और उन्हीं के लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तो आप एक्चुअली अगड़ी जातियों का ही काम साध रहे हैं, या अगड़ी जातियों को ही के माइंडसेट के साथ आप बात कर रहे हैं। तो आप पिछड़ी जाति हुए होते हुए भी अगड़ी जाति का ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो भाजपा के साथ दिक्कत यही है कि अगर उसमें आप पिछड़े जाति के भी हैं, लेकिन दलित जाति के भी हैं, लेकिन आप उस डोमिनेटिंग स्थिति में माइंडसेट के साथ नहीं रह पाइएगा जिस डोमिनेटिंग स्थिति में आप जदयू में रहते हैं, जिस डोमिनेटिंग स्थिति में आप राजद में रहते हैं, या फिर अन्य जो पहले के जो रामविलास पासवान की पार्टी थी उसमें रहते थे। अब जो जैसे कि चिराग पासवान है, दलित नेता है, लेकिन उनके शरीर पे जितने प्रतीकात्मक व्यवस्था है वह सब भाजपा के माइंडसेट वाली व्यवस्था है। तो इसलिए भाजपा को ऐसे दलित नेता बहुत भाते हैं जो पूरी की तरह उनके माइंडसेट के हो, जो अपने विधायकों के साथ पूजा कर रहा हो,
टीका मार के चल रहा हो, इतना ज्यादा कलेवा बांधे हुए हो, तो फिर भाजपा को क्या चाहिए? विशुद्ध जो अम्बेडकरवादी नहीं है, इवन अपने पिता के चिंतन पर भी जो आदमी नहीं चल रहा है, तो भाजपा को स्वाभाविक रूप से वैसे दलित नेता बहुत लुभाएंगे। और इसीलिए चिराग पासवान को हनुमान, इन्होंने अपने आप को हनुमान बता दिया। तो अपने आप में जैसे ही आप हनुमान बताते हैं तो आप किसी को राम भी बताते हैं। तो इस तरह के नेता स्वाभाविक रूप से भाजपा को बहुत पसंद आते हैं पिछड़े और दलितों में, और उनको हमेशा पॉजिटिवली आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन मूल रूप से ये इस तरह के नेता जो हैं, बेसिक रूप से, वैचारिक रूप से दलित या पिछड़े आंदोलन को मजबूत नहीं करके उसको कमजोर करते हैं, भले उनकी संख्या बढ़ती हो। मनीष जी, आप दलित चिंतक हैं, आपकी सूरज मंडल जी सवाल उठा रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं, बोलिए। नहीं, वो मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, मेरे हिसाब में गलती थी, मैं माफी चाहता हूँ। सही कर 33.33%। जी, मैं बात दलित जी तो अरे भाई, कलावा बांधने वाला पूरा हिंदू प्रतीक एकदम ओढ़ लिए हैं, लबादा। ये कहाँ ब्राह्मणों ने लिखा है कि कलावा पहनना ब्राह्मणवाद है? ब्राह्मण तो जग करते थे। अब आप आइए द्रविड़ संस्कृति पे, नहीं, अब आइए द्रविड़ संस्कृति पे। ये जो नारियल की पूजा है, संघ की पूजा है, सिंदूर करना है, टीका लगाना है, ये सब द्रविड़ संस्कृति आया है, ये द्रविड़ों ने विकसित किया है। अरे भाई, तो बहुत सारा जो अगरबत्ती है भाई, सिंदूर लगाने की प्रथा, आप महाग्रंथ में सिंदूर लगाने की, अब कुछ लोग कहते हैं ब्राह्मणवाद है विवाह करना सिंदूर लगा के। भाई, आप सिंदूर लगाने वाली प्रथा शादी की प्रथा थी। हमारे ग्रंथों में जो ब्राह्मणों के ग्रंथ हैं, जो हिंदू धर्म के ग्रंथ है, उसमें शादी, अरेंज शादी का कहीं व्यवस्था है? किसी भी कथा में देख लीजिए, शादी हुआ है किसी का विधिवत? हो जाएंगे मनीष जी, लंबा नहीं, कहने का मतलब है कि कलावा बांधना ब्राह्मणवाद नहीं है। ब्राह्मणवाद है कि आप उस वर्चस्व को चुनौती नहीं दे रहे हैं जिसके कारण आप पीछे हैं। तो वर्चस्व को चुनौती देना ही एंटी ब्राह्मणवाद है। और हमको नहीं लगता है कि रामविलास के पासवान का चिराग पासवान कोई गलत काम कर रहे हैं, वो अपना हिस्सा मांग रहे हैं। चलिए, सबकी अपने प्रभाव है, अपने विचार है। देखिए, धर्म जो है वो प्रतीकों से बना है। अब जो प्रत्येक धर्म का जो तत्व है उसका एक इतिहास रहा है। बहुत सारे जो धार्मिक तत्व है वो इस्लाम से भी हिंदुत्व में आए हैं। तो उसका कोई मायने नहीं है। जो हम जिस संदर्भ में बात कर रहे हैं, 2 मिनट इसमें मैं केवल चिराग पासवान पे बोलूंगा, 2 मिनट इनकी बात पे बोलता हूँ, धार्मिक की बात बोलता हूँ। हमारे गांव में 1975-76 में शिवालय बना है, काली माई उसके बाद 1980 में बनी। उसके पहले वहां का देवता कौन था? गोरिया बाबा। और हर गांव का यही स्थिति है, हर गांव का यही स्थिति है। तो हम तो धार्मिक पहले से हैं, और नन ब्राह्मणिकल भी। नन ब्राह्मणिकल है, लेकिन अभी क्या है? अभी की बात कर रहे हैं। अरे तो आप अभी क्या है कि अभी क्या है, तो पूजा पाठ तो वैसे ही होता है ना। हम टीका भी करते हैं, दूध भी चढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं। क्या राम बाबा का पूजा में तो सब कुछ होता है, ब्राह्मण नहीं आता है? रामविलास जी नहीं करते थे ये सर। रामविलास जी का अपना नीति था, इस पे अलग से बहस कर लेंगे उपेंद्र जी से। बस इतना ही, मैं अपना विचार रख रहा था। रामविलास जी ने कभी ईश्वर की शपथ नहीं ली थी। रामविलास जी ने चाहे संसद सदस्यता की शपथ ली, चाहे मंत्री पद की शपथ ली, रामविलास जी ने कभी ईश्वर की शपथ नहीं ली थी। उन्होंने हमेशा संविधान का शपथ लिया था। उन्होंने हमेशा संविधान का शपथ लिया था। और ये तो लंबा है, इस पे एक अलग से रख लेंगे, एक अलग से अभी बात कर लीजिएगा। इस पे हमारा बहुत अलग। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्रिमंडल में जातिवाद पर चर्चा हमने किया। सूरज मंडल जी काफी दिन के बाद फोर्थ व्यूज के दर्शकों के लिए उपलब्ध हुए। विशेष आभार मनीष जी को, ब्रजेश भाई को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी